नमस्कार दोस्तों, आज हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानने वाले हैं। 18वीं शताब्दी भारत की राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही थी। प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 जीतकर ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापारी संस्था नहीं रही, बल्कि भारत के विशाल भूभाग की राजनीतिक मालिक बन चुकी थी। 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार हासिल कर कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की आय पर अपना नियंत्रण जमा लिया। यानी अब कर वसूली, प्रशासन और शासन सब कंपनी के हाथ में था। लेकिन यहीं से समस्याएं शुरू हुईं। कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना था, शासन चलाना नहीं। अधिकारी निजी व्यापार और रिश्वतखोरी में लग गए। लूट खसोट और अत्यधिक कर वसूली ने जनता की स्थिति दयनीय बना दी। 1770 का भयंकर बंगाल अकाल, जिसमें लाखों लोग मारे गए, इसी शोषण का सबसे भयावह उदाहरण था। दूसरी ओर कंपनी इंग्लैंड में भी विवादों का कारण बन रही थी। कंपनी के शेयरधारकों और निदेशकों में झगड़े बढ़ रहे थे। लंदन में लोग पूछ रहे थे कि क्या एक व्यापारी संस्था को साम्राज्य पर शासन करने का अधिकार मिलना चाहिए। ब्रिटिश संसद को लगने लगा कि अगर समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया गया तो भारत में ब्रिटिश सत्ता और प्रतिष्ठा दोनों डूब सकती हैं। इन्हीं हालात में 1773 में ब्रिटिश संसद ने एक ऐतिहासिक कानून बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत के मामलों में दखल दिया। बंगाल के गवर्नर की पदवी बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दी गई। इसके साथ एक 4 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई, जिनकी सलाह और सहमति से ही निर्णय लिए जा सकते थे। यानी गवर्नर जनरल पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था, बल्कि काउंसिल से बंधा हुआ था। भारत के पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। अब तक बंबई और मद्रास की अपनी अपनी स्वतंत्रता थी। इस एक्ट ने उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। इससे भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी गई। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जज नियुक्त किए गए। ये भारत में अंग्रेजी न्यायपालिका का पहला औपचारिक संस्थान था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की शक्तियों के बीच टकराव भी हुआ, जिससे प्रशासनिक असमंजस पैदा हुआ। इंग्लैंड में कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हर साल अपनी आय व्यय और प्रशासनिक रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य किया गया। यानी कंपनी अब पूरी तरह स्वतंत्र संस्था नहीं रही, बल्कि ब्रिटिश संसद की निगरानी में आ गई। कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने और रिश्वत लेने से मना किया गया। इसका उद्देश्य अधिकारियों की लूट खसोट को कम करना था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इससे ब्रिटिश संसद का सीधा हस्तक्षेप शुरू हुआ और कंपनी पर नियंत्रण कड़ा किया गया। केंद्रीकृत प्रशासन की नींव पड़ी, न्यायपालिका की औपचारिक शुरुआत हुई। लेकिन गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच मतभेद बढ़े। सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका में टकराव हुआ। यानी यह प्रयोग सफल कम और जटिल ज्यादा रहा। संसद ने दिखा दिया कि कंपनी अब उसके अधीन है। कंपनी की वित्तीय और राजनीतिक गतिविधियों पर सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ। यह एक्ट भारत में ब्रिटिश शासन की वास्तविक शुरुआत माना जाता है। आगे चलकर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1833 जैसे कानूनों ने इस प्रक्रिया को और मजबूत किया। यह पहला कदम था जिसने भारत को धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य के औपनिवेशिक ढांचे में ढाल दिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि वो पहला बिंदु था जहां से ब्रिटिश संसद ने भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। ये वो क्षण था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वतंत्र साम्राज्य ढहने लगा और ब्रिटिश क्राउन की हुकूमत भारत की धरती पर जड़ें जमाने लगी। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो 200 वर्षों तक भारत के भाग्य को निर्धारित करेगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।